लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, लास्ट क्लास में इनहेरिटेंस को जो है वो जो भी टॉपिक जो है वो बचा हुआ था इनहेरिटेंस में वो क्लियर किए थे। इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो कल बतलाए थे, और इसका कोड भी जो है वो बतलाया गया था किस तरीके से जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, यस। उसके बाद जो है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बतलाया गया था, और इसमें बोला गया था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्टेड नहीं है, और क्यों जो है वो सपोर्टेड नहीं होता है उसके बारे में जो है वो बतलाया गया था। और वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, कल रात में ही अपलोड किए हुए थे यूट्यूब पर। तो जो भी लिंक है आप लोग के पास, इसका क्या बोलते हैं, जो भी लिंक है आप लोग के पास यूट्यूब का, ठीक है, यहाँ पर अब जावा ट्यूटोरियल, ठीक है, और ये प्लेलिस्ट है आपका जावा ट्यूटोरियल वीडियो समथिंग करके। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है इसका नेम, और इसमें जो है वो 30 वीडियोस और ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये लास्ट में आप लोग देखिएगा तो वो सब लाइन बाय लाइन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये 27 और 28 मतलब कल का, कल वाला वीडियो जो है वो 28 नंबर जो है वो होगा। ठीक है, और इसको जाकर के देख लेना है। वो प्लेलिस्ट आप लोग को शेयर किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार प्लेलिस्ट जिसके पास नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से प्लेलिस्ट जो है वो सेंड कर दिए हैं इसका लिंक। ठीक है, प्लेलिस्ट का वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज जाइएगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बालदेव प्रोग्रामिंग क्लासेस, तो वो ऑटोमेटिक जो है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला जो आएगा, ये यही यही जो फर्स्ट वाला है, उस पर जाइएगा, ओपन कीजिएगा तो इसमें आइएगा। तो ऐसे डायरेक्ट पर देखिएगा तो वीडियो के हिसाब से रहता है कि जो भी वीडियो रिसेंटली में अपलोडेड है क्या है, तो सिंपल आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में। ठीक है, और प्लेलिस्ट में डिफरेंट जो है वो अपना देख लीजिएगा किस वीडियो से आपको काम है। ठीक है, तो आप लोग का है जनरली ये जावा वाला। ठीक है, तो 30 वीडियोज जो है वो जावा में अवेलेबल है, तो व्यू फुल प्लेलिस्ट यहाँ पर जाकर के आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 जो है सेशन नंबर 1 से लेकर के प्रीवियस सेशन तक वो जो है वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, या ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है वो वीडियो जो है वो आप लोग को सारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो प्रीवियस सेशन में जो बतलाए थे वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में भी बतलाया गया था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड नहीं। ठीक है, सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, और साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो ये भी जो है वो जावा में सपोर्टेड नहीं है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इट मे बी डिमेरिट्स ऑफ जावा, बट cyclic inheritance is not supported. This is only merits of java. This is the merit point of java. ये जो है वो मेरिट है जावा का, डिमेरिट इसको कंसीडर नहीं किया जाता। रीजन क्या है कि पहले तो समझ लीजिए कि साइक्लिक इनहेरिटेंस होता है क्या, साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये भी जो है वो आप लोग को बतलाए थे कि साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता है ये जो है बतलाए थे। तो कहाँ इसको सेव किए हैं, साइक्लिक इनहेरिटेंस।
कल जो है वो समझा करके बतलाए थे कि साइक्लिक इनहेरिटेंस कहते हैं किसको है, हाइब्रिड और साइक्लिक। तो यहाँ से आप देखो साइक्लिक इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास बी है, ये कल का बनाया हुआ है, क्लास ए है और ये क्लास बी है, ठीक है, दो क्लास है। क्लास ए में जो है वो क्लास ए में जो है टोटल मिला कितना मेथड है, 20 मेथड है। 20 मेथड जो है वो किस में है, क्लास ए में है, ठीक है। क्लास बी में 10 मेथड्स हैं, 10 मेथड है। तो क्लास ए को सबसे पहले बार इनहेरिट किया गया क्लास बी में, ठीक है। तो अब टोटल मिलाकर के क्लास बी में कितने मेथड्स हो जाएंगे, 30 मेथड्स हो जाएंगे। क्लास बी में कितने हो जाएंगे मेथड, 30। 30 मेथड्स जो है वो किसमें हो जाएंगे, क्लास बी में। अब क्या किया गया कि जरूरत कुछ ऐसा पड़ा कि क्लास ए में जो है हमको क्लास बी वाला मेथड यूज करना है, ऐसा रिक्वायरमेंट रहा। अरे क्लास बी में यूज करना है ए वाला मेथड, ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट सही है, और उसके हिसाब से इनहेरिट कर ली कि क्लास ए को इनहेरिट कर लिया क्लास बी में। फिर ये क्या कर रहा है, अरे आई वांट टू यूज द क्लास मेथड ऑफ क्लास बी इन क्लास ए। अरे जब ऐसा ही था, जब आपको बी क्लास में ही बी क्लास का ही मेथड यूज करना था, तो आप दो दो क्लास बनाए क्यों, आप दो दो क्लास बनाने की क्या जरूरत है, यही 10 मेथड इसी में रख देते। जब आपको यही करना था कि ए में ही अगर जो आपको ये 10 मेथड यूज करना था तो ए में ही बना लेते ना, फिर अलग से क्यों बनाए, फिर चाइल्ड बनाने की क्या जरूरत है हमको, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम कारण जो है वो बोला गया नो नो, साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट सुटेबल, दिस इज यूजलेस। इस कारण से साइक्लिक इनहेरिटेंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। जैसे अगर जावा में आप बनाने की कोशिश करते हो साइक्लिक इनहेरिटेंस, जावा में आप जो है वो बनाने की अगर जो कोशिश करते हो ना, हम जबरदस्ती बनाए हुए करेंगे, ठीक है, साइक्लिक इनहेरिटेंस। हाँ, इसका जो है अंकिता आप फोटो खींच लीजिए, ये किसका था मेरे हिसाब से, ये है लास्ट वाला क्या था, एक मिनट, यस, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल का जो है ये एग्जांपल है, मल्टी लेवल का, ठीक है। सब में जो है एक दूसरे को एक्सटेंड किया गया है, क्लास ए को क्लास बी में, क्लास बी को क्लास सी में, क्लास सी को क्लास डी में, समझे। तो ये हो गया मल्टी लेवल। तो इसका फोटो खींच लीजिए फटाफट, अंकिता। एक मिनट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, क्लास ए से लेके बी तक यहाँ तक फोटो खींच लीजिए कम से कम। हो गया, हुआ। उसके बाद जो है क्लास सी से ये हो गया ना, हो गया अंकिता, हुआ या नहीं। बोलना है, सो नहीं जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अच्छा साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, और अगर जो बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या जो है वो एरर देता है, वो हम लोग देखते हैं। क्लास ए सपोज किए बना है, ठीक है, वाइट M1 एक बना है, मेथड हो गया है वाइड M1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज M1 मेथड ऑफ क्लास ए, दिस इज M1 मेथड ऑफ क्लास ए, दिस M2 मेथड ऑफ क्लास ए। M1 M2 दो मेथड हो गया किसके अंदर, एक के अंदर। क्लास बी एक और क्लास बन गया ये, ठीक है। और इसके अंदर भी दो मेथड
थर्ड बना लेते हैं, M3 और M4, ठीक है। दिस इज M3 मेथड, दिस इज M4 मेथड, ठीक है। क्लास बी, क्लास बी, ठीक है। ये जो है वो दो अलग अलग जो है इसमें मेथड हो गया है, बन गया है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें क्या करना है कि ये दोनों अलग अलग मेथड बन गया। अब एक दूसरे से ये इनहेरिट नहीं किया गया है, अभी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर प्रॉब्लम किए हैं हम, एक्सटेंड्स बी, और यहाँ पर लिख दिए एक्सटेंड्स ए। अरे इसका क्या मतलब है, ए ए में बी को ला रहे हैं और बी में ए को ले जा रहे हैं। जब दोनों में एक दूसरे का मेथड यूज करना है तो एक ही क्लास बनाएंगे हम, क्यों दोनों क्लास बनाएंगे। जब हमको इस ए के अंदर M1 M2 M3 M4 ये सब यूज करना है तो सबको हम एक ही क्लास में नहीं रख देंगे, सबको हम एक ही क्लास में नहीं रख देंगे, क्यों हम फिर अलग अलग बनाएंगे। यही हो जाता है साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है। तो क्लास टेस्ट, किसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, न्यू ए कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, बी का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिए इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। ओबीजे, अच्छा यहाँ पर ओबीजे ए कर दे रहे हैं, यहाँ पर ओबीजे बी कर दे रहे हैं। ओबीजे ए डॉट M1, ठीक है। ओबीजे ए डॉट M2, ओबीजे ए डॉट M3, ओबीजे ए डॉट M4। मतलब ये चारों ओबीजे ए के थ्रू कॉल किए, तो यही चारों जो है ओबीजे बी के थ्रू कॉल कर रहे हैं, क्योंकि बन गया है क्या, ये एक्सटेंड हो गया है, इनहेरिट हो गया है, तब तो ये चारों कॉल किया जा सकता है। ठीक है, हो गया ये। देखते हैं कि क्या जो है एरर देता है। जावा टेस्ट डॉट, क्या लिखा है यहाँ पर, कुड नॉट फाइंड द मेन क्लास, अच्छा अच्छा है, 1 मिनट। साइक्लिक इनहेरिटेंस है ही नहीं, ठीक है। साइक्लिक साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो है ही नहीं कहीं, ठीक ना। साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको जो है वो फिक्स किया जाता है। 1 मिनट, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में क्लास टेस्ट, 1 मिनट। एरर जो है वो कुछ और ही दे रहा है, जबकि देना चाहिए साइक्लिक वाला एरर। क्या लिख रहा है, मेन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग नो क्लास डिफाइंडर एरर टेस्टेड डॉट जावा, जावा क्लासेस, ओहो, जैवैक ना, गलत कमांड ही डाल रहे हैं। जैवैक टेस्ट डॉट, अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया, साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग ए, क्या दिया एरर, क्लियर क्लियर एरर दे रहा है कि साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग ए। आपको समझिए,
यानी कि यहाँ पर आप जो कर रहे हो, यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ हुआ, क्लास ए में जो है वो बी को एक्सटेंड करना, ये गलत चीज है। अगर जो बी में एक्सटेंड कर रहे हो, नो इशू, बी में आप एक्सटेंड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अदरवाइज जब आप यहाँ पर कर नहीं किए हो, तब फिर आप कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर इसको इसको हटा करके अगर जो आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले से ही एक्सटेंड किया जा चुका है क्लास बी में क्लास ए को, फिर से आप क्लास बी को कर रहे हो एक्सटेंड, किस में, ए में इनहेरिट कर रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंगलेस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट। यानी कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड नहीं है, साफ साफ लिख रहा है साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग ए। और साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस को, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे? वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इट इज। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज द वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। दिस इज द डिमेरिट ओनली, दिस इज द डिमेरिट ओनली ऑफ साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो अ डिमेरिट, ठीक है। नहीं, जावा क्या, कई कई लैंग्वेज में साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। पाइथन में भी नहीं है सपोर्टेड, साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। सब सपोर्टेड है, साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड नहीं है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े इसमें। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया, इसको भी लिख लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो जो बड़ा था वही ठीक था। यहाँ तक एक बार में खींच लीजिए, फिर उसके बाद नीचे और कर दीजिए, पेज डाउन कर देते हैं। हो गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पेज डाउन करते हैं। क्लास टेस्ट का, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। अब इसमें जनरली क्वेश्चन जो बनेगा, वो जब आप प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाइएगा, तभी जा करके ज्यादातर उसमें इनहेरिट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग करिएगा इसमें जावा इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो जनरली जनरली तभी जरूरत पड़ता है जब आप कोई प्रोजेक्ट लेवल का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तभी जा करके वो जरूरत पड़ेगा इसमें, जावा इनहेरिटेंस का। मतलब एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज जो है वो जरूरत पड़ेगा। मे बी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि वो चीज जो है वो रहता है, ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी, कॉमन एग्जांपल, जैसे जैसे आप देखो,
ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं कि आपको कहाँ पर जरूरत जो है वो पड़ेगा, बतला दे रहे हैं। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है वो लोन वाला सिस्टम आपको बताए थे। लोन लोन वाला सिस्टम तो आपको बतला ही थे। ठीक है, लोन वाला सिस्टम आपको बतलाए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, लोन वाला सिस्टम बतलाए थे। अब जो है जैसे आप बना रहे हो कोई एक जो है आप प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल ऑटोमेशन का, स्कूल ऑटोमेशन या फिर कॉलेज ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो स्कूल ऑटोमेशन या फिर कॉलेज ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। इसमें जो है वो क्लासेज अलग अलग होंगे, क्लासेस अलग अलग होंगे। क्लासेस एक 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 तो क्लासेस होंगे नहीं, कई सारे क्लासेस होंगे। हो सकता है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए, जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी समथिंग, ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी क्लासेस हैं, क्लासेस मतलब सेशन की बात कर रहे हैं, ना कि ये जावा वाला क्लास का। ठीक है, आप अलग अलग क्लास आप लिए हो, आप जो है अलग अलग क्लास लिए हो। तो अलग अलग अगर जो आप क्लास उसमें लिए हुए हो, अलग अलग अगर जो आप क्लास लिए हुए हो, तो सब में एक दो चीजें तो जरूर होंगी। क्या क्या? इनपुट करना, इनपुट करना, डिस्प्ले करना। सब में ये सब चीजें इनपुट करना, रिकॉर्ड को, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करना। ठीक है, उसमें ड्यूज से रिलेटेड प्रोसेस करना, ड्यूज ड्यूज जो है वो किसका कितना है वगैरह वगैरह। फी फी पेड है या नहीं, फी स्टेटस मतलब चेक करना, फी स्टेटस चेक करना, समथिंग। ये सारी चीजें सब में सेम होंगी। मतलब ऑलमोस्ट जो है इस तरह के जब आप रियली में बनाइएगा, तो ऑलमोस्ट आपको 20 फंक्शंस, 20 मेथड्स बोल सकते हैं, 20 मेथड्स जो है वो आपको सेम मिलेंगे सब। 20 मेथड्स जो है आपको लगभग सेम। अगर जो 25 मेथड है उसमें, या 22 मेथड है, 23 मेथड है, तो दो तीन मेथड में ही सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस रहेगा। बाकी सारे मेथड्स जो है वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 20 मेथड्स जो है, इस छोटे से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और स्कूल ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो लगभग इसमें 20 मेथड्स जो है वो सेम रहेंगे। तो अगर जो 10 क्लासेज हैं, 10 क्लास तक अगर जो 10th तक अगर जो उस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो 20 के हिसाब से अगर जो सेपरेट सेपरेट क्लास अगर जो हम बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट मेथड्स बनाएंगे, तो कितना मेथड्स हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा? 20 को अगर जो ये करेंगे तो कितना मेथड्स हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा? अरे 20 × 10 यानी 200 मेथड, 200 मेथड जो है हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग सेपरेट सेपरेट जो है वो क्लास बना लेंगे, एक सेपरेट हम लोग क्लास बना लेंगे, क्लास कॉमन रिक्वायरमेंट की, कॉम REQ का एक जो है एक क्लास बना लेंगे, कॉमन रिक्वायरमेंट नाम का एक क्लास बना लेंगे। और ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स डाल देंगे इसी क्लास के अंदर में, इसी क्लास के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, कॉमन रिक्वायरमेंट नाम का एक क्लास बना लेंगे, और इस ये सारे मेथड्स जो है वो इसी इसी क्लास के अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब रहा बात, जहां पर इसका जरूरत पड़ेगा, जिस क्लास में हमको जरूरत पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर लेंगे, इसको इनहेरिट कर देंगे, कॉमन रिक्वायरमेंट को इनहेरिट कर लेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस से। मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब एक पेरेंट क्लास, कई सारे बेस बेस क्लास, चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, यही यही 20 मेथड्स जो है, इसको जहां पर जरूरत पड़ेगा तो इसका मतलब इनहेरिट करके उस क्लास में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो रीडेबिलिटी क्या होगा प्रोग्राम का, इंक्रीज करेगा, प्रोग्राम जो है वो लेंदी कम हो जाएगा। क्लियर है कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर है ना, इनहेरिटेंस का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, करेंगे या कर सकते हैं। कई सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर हम लोग रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस का मेन जो पर्पस होता है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड होता है।
ठीक है। क्लियर है कहाँ जो है इसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है। या। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। ऐसे भी ये सब का इनहेरिटेंस वगैरह का यूज जो होता है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ही होता है, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेवल पे इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर मतलब नॉर्मली जो है हम लोग अपना जो भी सीखने के लिए प्रोग्राम करते हैं वहां पर बहुत कम ही बस सिर्फ इसको समझते हैं। और कहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जाता है जनरली बड़े बड़े जैसे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह जो जावा से रिलेटेड बना रहे हैं तो उसमें जरूर जरूर इनहेरिटेंस यूज होगा। कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बड़ा हाई फाई ही प्रोजेक्ट रहेगा, तब भी छोटा से छोटा प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम से कम जो है उसमें कोड लिखना पड़ जाए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह जहाँ पर जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है वहाँ हर जगह जो है इसका इस्तेमाल होगा, इनहेरिटेंस वगैरह का। ये सब चीजें कॉमन है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कई ऐसे भी कंस्ट्रक्टर पहले भी पढ़ सकते थे इनहेरिटेंस से, बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी को पता है, याद है? कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़े हुए हैं तो मे भी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी को आइडिया? अरे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के बारे में। हम्म। कंस्ट्रक्टर। बबली, किसी को भी? अंकिता, आपको? अरे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज क्यों करते हैं कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यस, इनिशियलाइज करने के लिए। क्या चीज इनिशियलाइज करने के लिए? जल्दी जल्दी बताना है। डोंट यूज गूगल। डोंट यूज गूगल। मेरे को कैसे पता चला गूगल यूज हो रहा है? जब आप मिनिमाइज करते हो डिस्प्ले को डिस्प्ले को तभी जो है यहाँ पर शो करता है। ठीक है। सो डोंट यूज गूगल। यहाँ पर कोई ये नहीं मिल रहा है कि जल्दी से गूगल सर्च करके तुरंत बता देना। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेथड। कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, मेथड होता है, बट वी कैन से दैट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर मेथड। मेंबर मेथड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है होता है वो एक स्पेशल टाइप का मेंबर मेथड होता है, मेंबर मेथड होता है। ठीक है।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जो है ये मेथड होता है, ये भी जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जनरली इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ member function which is used to initialize initialize the object 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 of a class, initialize ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है? इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये भी जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो क्या होता है? मेंबर फंक्शन होता है। स्पेशल टाइप का जो है वो क्या होता है? मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जैसे क्या कहने का मतलब है और किस तरीके से इसका जो है इनिशियलाइजेशन किया जाता है, जरा सा समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जरा सा गौर कीजिएगा। अगर जैसे कोई एक क्लास हुआ क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का कोई क्लास हुआ। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कोड लिखा हुआ है। क्लास एम्प्लॉय है, इसका कई सारा जो है वो क्या बनाया गया? ऑब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, इसमें जनरली अगर जो देखा जाए तो दो जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं, स्ट्रिंग नेम, नेम कोड, कोड सिटी कोड, साथ ही साथ इंट सैलरी समथिंग करके जो है वो कुछ वेरिएबल्स लिया हुआ है। ठीक है, कुछ जो है वो इनिशियल वेरिएबल्स जो है वो लिया हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो कुछ लिया हुआ है। ठीक है, नेम कोड सैलरी सैलरी करके। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्लास का क्या बना है? ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। इस क्लास का हम लोग क्या बनाए हुए हैं? ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट बना, तीसरा ऑब्जेक्ट बना, चौथा ऑब्जेक्ट बना। सपोज कीजिए कि ऐसे ही करते करते 600 ऑब्जेक्ट बन गया, 600 ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिए, 600 ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है, 600 ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब आप बताओ, जिस टाइम में ये जो है क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा? ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस टाइम में इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या रहेगा? कैन यू प्लीज? इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या रहेगा? इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या रहेगा? नेम, नेम का वैल्यू रहेगा नल, नल क्योंकि ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। नेम का वैल्यू क्या रहेगा? नल। सीडी का वैल्यू भी क्या रहेगा? आई मीन ये स्ट्रिंग टाइप का है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? नल रहेगा, सीडी का भी वैल्यू नल रहेगा। सैलरी का वैल्यू क्या रहेगा? इंस्टेंस वेरिएबल है तो जीरो रहेगा और डेटा टाइप इसका इंटीजर है तो जीरो रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट टू के लिए नेम का वैल्यू क्या रहेगा? नल रहेगा। सीडी सीडी कोड का वैल्यू क्या रहेगा? ये भी रहेगा नल। सैलरी का वैल्यू क्या रहेगा? ये रहेगा जीरो, जीरो रहेगा। ठीक है,
ठीक है, ये obj2 है। अगर इसको obj1 कंसिडर किया जाए, obj1, ये है obj2, ये है obj3, ये है obj4, 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 ठीक है। सब में जो है जनरली जनरली नेम, नल, सिटी, नल, ठीक है, सैलरी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी नेम, नल, सिटी, कोड इक्वल टू नल, सैलरी इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यानी जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो बाय डिफॉल्ट जैसा कि पता है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाता है, जिसके कारण से इसका वैल्यू जो जाता है वो इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा उसका वैल्यू नल हो जाएगा, जो इंटर टाइप का है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समथिंग कुछ इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। बट हम चाह रहे हैं क्या, कि नहीं, इस तरीके से जो है वो इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। अच्छा, ये सब जो इनिशियलाइज हुआ वैल्यू, तो हम लोग कहाँ ऐसा क्या लिखते हैं जिसके कारण से वैल्यू इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए, यहाँ पर अगर जो आप एम्प्लॉय का अगर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj1 बनाए हुए हैं, ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, न्यू, न्यू, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और उसके बाद इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ना। तो ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, ये यहाँ पर एम्प्लॉय, ये ये जो फंक्शन का साइन है, मेथड का साइन है, दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। बात समझे या नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, यानी यही स्टेटमेंट के कारण, इस पार्ट के कारण ही केवल इस पार्ट के कारण ही केवल क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। और यही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के कारण इसका वैल्यू नल हो गया, इस सैलरी का वैल्यू 0 हो गया, समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रहा बात की मेमोरी क्रिएशन का, तो ये जो न्यू कीवर्ड है, this new is only responsible for memory creation and object allocation, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, इस पार्ट से सिर्फ क्या होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है, ये तो बहुत पहले बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू कीवर्ड है, इस न्यू कीवर्ड से ही जो है वो सिर्फ मेमोरी इनिशियलाइज हो जाता है, आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना तक ही जो है वो काफी है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। बट ये जो काम हो रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय, और ये यहाँ पर जो फंक्शन की तरह है, ये जो है कुछ नहीं है, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल किया जा रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। बात समझे आप, बात क्लियर है। और इसी के कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से सब में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, obj1, obj2, obj3, obj4, ये 600 जितने भी ऑब्जेक्ट्स अब बनाए हुए हैं, सब में जो है वैल्यू नल, नल, सैलरी का वैल्यू 0, समथिंग,
ये सारे चीजें जो है वो स्टोर हो जाती हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, जिसमें जावा में जो होता है वो दो तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। फर्स्ट जो होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और दूसरा जो है और हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है? पैरामीटराइज्ड नहीं होता है। पैरामीटराइज्ड जो है वो नहीं होता है, यानी उसमें जो है आपको कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखो तो इसमें कोई भी पैरामीटर पास किए हो क्या? नहीं, कोई भी पैरामीटर आप नहीं पास किए हो। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और एक दो जो होता है वो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, खुद से हम लोग देते हैं और उसके हिसाब से फर्दर जो है वो प्रोसेस हम लोग करते हैं। ठीक है। किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्लियर है या नहीं? हम्म। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं? अंकिता। ठीक है। ये जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और जो हम लोग बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो देखें कोड के जरिए कि किस तरीके से हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं इसमें। ठीक है। और क्या क्या जो है इसमें और भी चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट ये कॉपी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस तक था, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। यूजर डिफाइंड में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है इसको बोला जाता है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड भी बोला जाता है। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैनुअली यहाँ पर कॉल किया जाता है। सी प्लस प्लस मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पर जो है आपको मैनुअली कॉल करना पड़ता है जावा में। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो न्यू के बाद जो लिखते हैं वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करते हैं। ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर मैनुअली आपको देना पड़ता है, बट ऐसा फैसिलिटी सी प्लस प्लस में नहीं था। सी प्लस प्लस में जो है वो बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाता था। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग देख लिए, नोट करके एक लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर 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 नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? क्लास नेम के इक्वल होता है, क्लास नेम से ही मैच करता है। ठीक है। ये नोट वन हो गया। ठीक है। दूसरा नोट क्या है? नो एनी मॉडिफायर्स विल बी यूज्ड विथ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यानी कि कोई भी मॉडिफायर का हम लोग जो है यूज जो है हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ पर? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में किसी तरह का कोई भी मॉडिफायर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ना तो पब्लिक लिखेंगे, ना तो प्राइवेट लिखेंगे, ना ही प्रोटेक्टेड लिखेंगे। ठीक है। किसी तरह का कोई भी मॉडिफायर्स का इस्तेमाल जो है, कोई भी स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल हम लोग जो है वहां पर नहीं करेंगे। कहाँ पर? कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने में, या कंस्ट्रक्टर को जिस टाइम हम लोग लिखेंगे उस टाइम में किसी तरह का कोई भी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया या किसी तरह का मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। यही जो है मेरा होगा।
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आप लोग का कि किस तरीके से आप लोग को देखना है कि किस तरीके से जो है अब हम इसको बनाएंगे और प्रोग्राम में किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हट गया क्या? डी के अंदर जावा क्लासेज टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं कंस्ट्रक्टर को और किस तरीके से इसके डिफरेंट कोड को भी देखते हैं। इसमें जो है एक दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। क्लास एम्प्लॉय नाम का एक क्लास हो गया, एक मीनिंगफुल क्लास देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग, नेम, कोड और सैलरी, सिर्फ तीन ही चीज रखते हैं। सैलरी को इंट टाइप रखते हैं। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉय नाम का एक है, इसमें जो है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय नाम का जो है एक बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या करेंगे कि उधर से जो भी नेम पास होकर के आएगा उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एनएम नाम का वेरिएबल। और कोड भी उधर से आएगा तो कोड भी स्टोर कर लेंगे स्ट्रिंग सीडी नाम का वेरिएबल में। ठीक है, और सैलरी, तो कोड के लिए सी ले लेते हैं और सैलरी के लिए इंट एस। ठीक है, यहाँ पर दिस डॉट नेम इक्वल टू एनएम। अब ये क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं दिस का क्या एक्चुअली मतलब है, वो भी हम लोग देखेंगे। और एक डिस्प्ले के लिए वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करेगा। देखिए नॉर्मल मेथड है तो इसमें void लगाना पड़ा। ठीक है, रिटर्न टाइप वगैरह ये सब मेंशन करना पड़ा। वहां पर किसी तरह का मॉडिफायर का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, किसी तरह का मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो क्लास का नेम है सिर्फ वो, बस, और ये फंक्शन का साइन समथिंग, बस, डेट इज इनफ। अब क्या करना है यहाँ पर, void डिस्प्ले, डिस्प्ले कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम। अच्छा, नेम इस तरीके से है ना। नेम क्लास, आई मीन कोड सीडी और सैलरी। नेम, कोड, सैलरी, ये सब जो है डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना लिए। अब जो है एक अपना क्लास जो मेन क्लास है, टेस्ट। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय ओबीजे, तो जितना भी आप ऑब्जेक्ट बना लो, वन ऑब्जेक्ट न्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, जो अभी आप पहले, इससे पहले जो आप कॉल करते थे तो सिर्फ सिर्फ जो है वो आप एम्प्लॉय लिखते थे, सिर्फ आप एम्प्लॉय लिखते थे। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से अब जो है ये बना हुआ है, अब कंस्ट्रक्टर बन गया है यहाँ पर, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा नेम वगैरह। तो नेम सपोज कीजिए आप दे दिए रवि शंकर। ठीक है, और आपको डबल कोड में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोड में नहीं। ठीक है, यहाँ पर जावा में जो है वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोड में लिखा जाता है। पाइथन में सिंगल डबल दोनों चलता है, सिंगल डबल ट्रिपल सब चलता है, बट यहाँ पर सिर्फ डबल कोड। ठीक है,
E001, ठीक है। और यहाँ पर 45,000 सैलरी। सेम उसी तरीके से OBJ2 बना है, दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई नेम चेंज कर देते हैं, रश्मिका मंडाना। E002, थोड़ा सा इसको सैलरी कम रखते हैं, ठीक है। OBJ3, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, आजकल बड़ी फेमस है, 3। और इसका सैलरी 0 रखते हैं, इसको सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। ये जो है 3 जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका बन गया है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बन चुका है। हो क्या रहा है एक्चुअली, हो क्या रहा है एक्चुअली में, और यहाँ पर कॉल कर सकते कोई भी obj1 डॉट डिस्प्ले, मतलब obj1 में जो भी वैल्यू उसको डिस्प्ले करेगा, obj2 डॉट डिस्प्ले जो जो बनाया हुआ मेथड उसको कॉल करेगा, obj3 डॉट डिस्प्ले कॉल करेगा। अब यहाँ यहाँ पर जो है वो समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट 1 है, न्यू, यहाँ पर मेमोरी क्रिएट हुआ। अब ये जो है क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, यही जो है वो इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। इनिशियलाइज करने का क्या कर क्या रहा है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया obj1। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj1। obj1 यहाँ पर बन गया। इसमें बाय डिफॉल्ट कौन कौन से फील्ड्स आ जाएंगे, नेम, CD कोड के लिए और सैलरी के लिए, ये 3 जो है वो फील्ड आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या किया, अब यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ पर नेम, कोड और सैलरी समथिंग, ये तीनों फील्ड जो है आ गए obj1 के लिए। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, रविशंकर है। ये रविशंकर कहाँ गया, इस एनएम में चला जाएगा, एनएम में, एनएम में। अब यहाँ पर मेनली समझना है कि ये दिस पॉइंटर का क्या काम है, दिस पॉइंटर का काम क्या है भाई। भाई यहाँ पर दिस पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं, दिस पॉइंटर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को पॉइंट करने के लिए जो है दिस पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि दिस डॉट नेम का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 1 के नेम फील्ड में आप वैल्यू को डाल दो, किसका, एनएम का वैल्यू। तो एनएम में क्या आया है, रविशंकर आया है, तो रविशंकर को डाला जाएगा किसमें, इस नेम में। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा रवि शंकर चला जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से कोड वाला E001, E001, ठीक है। और सैलरी का वैल्यू 45,000, ये चला जाएगा किसके अंदर, सैलरी, सैलरी वाले फील्ड में। अब ये दिस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्लियर है। दिस का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, इस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, दिस मींस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। क्लियर है या नहीं, क्यों यूज किया जा रहा है दिस, ठीक है। क्लियर है। दिस का मतलब क्या है, यहाँ पर इस करंट ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट करने के लिए दिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेम अगला में भी यही होगा, रश्मिका मंडाना, और ये स्टोर हो जाएगा किसमें, एनएम में। और उसके बाद फिर E002 ये हो जाएगा किसके अंदर, सी के अंदर। फिर ये 42,000 ये हो जाएगा एस के अंदर। और फिर दिस दिस नेम, दिस CD, दिस सेल में स्टोर हो जाएगा ये सब, ठीक है। और बाकी फिर डिस्प्ले का प्रोसेस तो हो ही रहा है, डिस्प्ले का प्रोसेस समझाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ नंबर वैल्यू हो गया इनिशियलाइज, उसको डिस्प्ले कर दे रहा है। क्लियर है या नहीं, क्लियर है ये।
ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्लियर है ना, क्या मतलब हुआ कंस्ट्रक्टर का? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसका फोटो खींच लिया जाए फटाफट। इसका फोटो हो गया स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल डाउन करें। यस यस, दिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह का जो है सेम चीज जो है वो किया जाता है, सेल्फ सेल्फ नाम का चीज जो है यूज किया जाता है किसमें? पाइथन में। ठीक है, पाइथन में तो कंस्ट्रक्टर बनाना मस्ट है, वहां कंस्ट्रक्टर का नेम ऑलवेज सेम रहेगा, डॉट डेट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, यहाँ पर तो क्लास के नेम के बराबर रहता है, और वहां पर ऐसा कुछ नहीं। इसको खींच लीजिए फोटो। हो गया सर, स्क्रॉल कीजिए। हम्म, हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, यहाँ पर ये कॉल किया गया है obj डॉट डिस्प्ले। इसका मतलब है कि ये डिस्प्ले वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, डिस्प्ले वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके।